हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस डाइट। हम लोग की 6 क्लासेस कल कंप्लीट होंगी न्यूट्रिशन साइंस की। आज 7th क्लास है और 7th क्लास होगी बैलेंस डाइट। क्यों? क्योंकि पोषण हम लोगों ने पढ़ा। पोषण के बाद में हम लोगों ने भोज्य पदार्थ की कार्य और उसका जो है वर्गीकरण को पढ़ा। अब इन सब चीज़ों को पढ़ लिया तो बैलेंस डाइट क्या होती है इसको भी जानेंगे। एक चीज़ ज़रूर इसको समझ लीजिएगा कि बैलेंस डाइट के अंतर्गत ही आरडीए आता है। आरडीए को हम लोग बीच में नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि आरडीए को पढ़ने के लिए अच्छे खासी टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए। तो आरडीए को हम लोग जब न्यूट्रिशन साइंस का पार्ट ख़त्म होने लगेगा तो उसमें आरडीए पढ़ेंगे। अगर आरडीए इसके साथ अटैच करना चाहते हैं तो आरडीए वीडियो पड़ी हुई है, आप जाकर देख लें। 2020 का ही आरडीए पड़ा हुआ है, आप वहाँ पर जाकर देख लें। और आपकी जो प्लेलिस्ट है उसको मैं यहीं पर आरडीए एनसीईआरटी में ही है, ठीक है, प्लेलिस्ट में ही पड़ी हुई है। जो आपकी एनसीईआरटी नहीं, न्यूट्रिशन साइंस की जो है आपकी प्लेलिस्ट है उसमें आरडीए है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग बैलेंस डाइट समझेंगे। आरडीए पढ़ा चुकी हूँ, आरडीए आपको पता है, आरडीए फिर से पढ़ा दिया जाएगा जब न्यूट्रिशन साइंस पोषण विज्ञान खत्म होगा तब। आज हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है, परिचय क्या है, संतुलित आहार का अर्थ क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, आपको किस प्रकार से भोजन करना चाहिए, छोटे बच्चे का, बड़े बच्चे का, बूढ़े बच्चे का, जवान बच्चे का, सबका डाइट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग को जाननी है और जाननी अनिवार्य है, ठीक है। तो चलिए, हाँ, एक चीज़ मैं बताऊंगी, एनसीईआरटी इसमें इंक्लूड है। मैं 9th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है उसमें बैलेंस डाइट दिया हुआ है। उस बैलेंस डाइट वाले जो चैप्टर है उसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है, इसलिए परेशान मत होइएगा। दूसरी बात, क्लास 6, 7th, 8th 3 क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट है। एनसीईआरटी करके प्लेलिस्ट का नाम है। जिसको एनसीईआरटी पढ़नी है वो उस प्लेलिस्ट पर जाए और एनसीईआरटी को पढ़े। एनसीईआरटी अगर पढ़नी है 9, 10th, 11th, 12th तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आपको जो है बताना है कि एनसीईआरटी 8th के बाद 9, 10th, 11th, 12th पढ़नी है तो बिल्कुल पढ़ाई जाएगी। दिन में 2 वीडियो पढ़ जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। हाँ, और बात आपकी है कि यूथ प्रैक्टिस सेट की बात हो रही, जैसे ही एग्ज़ाम डेट आ जाएगा हम लोग जहाँ तक यूथ प्रैक्टिस सेट किए हैं वहाँ से का प्रैक्टिस सेट आगे बढ़ा देंगे, बिल्कुल रेस पकड़ा देंगे। एक दिन में कम से कम 50 से 100 प्रश्न करने की कोशिश करेंगे। यूथ प्रैक्टिस सेट समाप्त हो जाएगा, परेशान मत होइए। यूथ प्रैक्टिस सेट के लिए पहले ये चीज़ें पढ़ लीजिए। ये चीज़ें आपकी, पहली बात तो संपूर्ण जो है फ्री, जो मैं बोलती हूँ बार बार वो चीज़ें हैं। ऊपर से ये आपको लास्ट तक आपके जो पढ़ चुके हैं ना उनका रिवीजन भी है। जिसका कोर्स कहीं लिया हुआ है, ख़त्म हो गया है, वो इसको रिवीजन करके पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। तो ये सारी सुविधाएं हैं, इसलिए ये सब चीज़ें पढ़िए। कोशिश कीजिए दूसरों को भी भेज दिया कीजिए, उनकी भी तैयारी हो जाए। कंपटीशन तो है ही। आप कितना भी सोचे कि मैं दूसरे को नहीं भेजूंगी तो कंपटीशन कम हो जाएगा, नहीं होगा। खोज खाज के कोई यहाँ नहीं वहाँ, वहाँ नहीं वहाँ पहुँच ही जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, बातचीत बहुत लंबी हो जा रही है लेकिन फिर भी एक चीज़ और कहना चाहूँगी। किसी के दिमाग में ये मिथ है कि यूट्यूब से पैसे मिलते हैं, तो मेरी बहन, यूट्यूब से पैसे इतना जल्दी नहीं मिलते, ना ही इतना आसान है यूट्यूब से पैसे मिलना, ठीक है। जितने लोग यूट्यूब चलाते हैं सबको पता होगा यूट्यूब में बहुत मेहनत करनी पड़ती तो पैसे आते हैं, और इतने पैसे नहीं आते कि किसी का जीवन यापन हो जाए। कोई आपको अगर दिखाता है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख कमाता है तो वो उसकी झूठ वाली बात है। अगर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख यूट्यूब से कमा लेता तो अनदर जो है जगह पर नौकरी नहीं करता। और ईश्वर की कृपा से मुझे यूट्यूब के पैसे की आवश्यकता नहीं है, और मुझे यूट्यूब से फिलहाल अभी कोई पैसा नहीं मिलेगा। ना तो सब्सक्राइबर ज़्यादा है, ना तो देखने वाले ज़्यादा हैं, ना तो वॉच टाइम ज़्यादा है, इसलिए, ठीक है। इसलिए ये मत सोचा करो आप लोग कि यूट्यूब से बड़ा पैसा मिल रहा है। मैं जो है अपने बच्चों की फीस भर दे रही हूँ, अपना जो है सारा सामान खरीद ले रही हूँ, पति को देख ले रही हूँ, सास ससुर को देख ले रही हूँ, नात रिश्तेदार देख ले रही हूँ, यूट्यूब से नहीं देख रही हूँ। ये सारी चीज़ें हम लोग के घर के जो खुद के किए धरे, जो खुद की मेहनत के पैसे हैं उसी से होता है, ठीक है। चलो बैलेंस डाइट को शुरू करते हैं। तो बैलेंस डाइट को सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे जो नोट्स है।
ठीक है। आज हम लोग नोट से थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग नोट्स लिखने वाली आज ज़्यादा चीज़ें नहीं है, लेकिन पढ़ने वाली चीज़ें हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। बैलेंस डाइट मानव जीवन, एक मिनट, मानव जीवन को सुचारू रूप से चलायमान रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। मतलब कि जो मानव जीवन है उसको चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन के द्वारा केवल भूख ही शांत नहीं होती है, समुचित पोषण का क्रियान्वयन किया जाता है, संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। जितना भी हम लोग को पोषण चाहिए उसके लिए संतुलित आहार चाहिए। ये सब हम लोग पोषण में पढ़ चुके हैं कि हम लोग को पोषण चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए। हमें शरीर को चलाने के लिए अपने प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, आपको फैट, आपको वाटर, ठीक है, आपको जो है और जो चीज़ें होती हैं कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। और ये चीज़ संतुलित में चाहिए होती है। ज़्यादा प्रोटीन नहीं हो सकता, कम कार्ब नहीं हो सकता, हाई कार्ब नहीं हो सकता, कम फैट नहीं हो सकता। सब चीज़ संतुलित आहार में आपको लेना होता है, ठीक है। तात्पर्य क्या है इससे कि संतुलित आहार से तात्पर्य है उस आहार से होता है जिसमें सभी पोषक तत्व अर्थात प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, वसा उचित मात्रा में रहते हैं। पोषक तत्व आपके जो है मिल जाते हैं। और जो आपके संतुलित आहार होते हैं उसका मतलब होता है कि सारी चीज़ें बराबर, बोलते हैं ना कि उनका वजन संतुलित है, ना मोटे हैं ना पतले हैं। कोई बोलता है अरे यार वो हद से ज़्यादा पतली है, बिल्कुल साड़ी पहले तो हैंगर में टंगा है। अरे यार हद से ज़्यादा मोटी, कोई ड्रेस उनके ऊपर अच्छी नहीं लगती, ये संतुलित नहीं। लेकिन लोग बोलते हैं अरे उनकी शरीर बहुत अच्छी है, मीडियम है, ना जो है मोटी है ना पतली है, तो क्या होता है वो संतुलित है। कोई बोले खाना खाते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, मतलब कि 2 रोटी खाए, थोड़ा सा चावल खाए, दाल सब्जी सलाद खाए, संतुलित लेते। कोई अरे भैया 1 थाली तो चावल खाते हैं। तो ये क्या है कि संतुलित आहार का मतलब हर चीज़ संतुलित हो, बराबर हो, ठीक है। बराबर मतलब संतुलित हो। ये नहीं कि कार्बोहाइड्रेट हमको 60% लेना है तो कार्बोहाइड्रेट 20 कर दे, और जो है ऐसा नहीं है। संतुलित का मतलब ये है कि हर चीज़ की एक जो है बधी हुई है मात्रा उतनी लेनी है, ठीक है। मनुष्य की आयु, लिंग, स्वास्थ्य, व्यवसाय के अनुसार आहार की मात्रा उसके पोषक तत्वों के गुणों के लिए संतुलित होना आवश्यक है। कहा जा रहा है कि मनुष्य की आयु कितना, बच्चे का, बूढ़े का, जवान का कितना आयु है, छोटा बच्चा है उसकी आयु के अनुसार उसको देना है, बूढ़ा बच्चा है, जवान बच्चा है या कोई भी है, उसको सबकी आयु के अनुसार उसको भोजन कराना है। भाई 50 साल का व्यक्ति है तो क्या आप उसको जो है छोटे बच्चे की तरह भोजन करा सकते हैं? आप उसको 1 लीटर दूध रख दीजिए, लो भैया दिन भर में तुमको पीना है, बेचारा उसको अपच रख लेगा, ठीक है। या छोटे बच्चे को तुमने दे दिया कि ये लो 1 कटोरा दूध, 4 रोटी, अचार, चावल, दाल, सब्जी, अब वो 1 साल का बच्चा उसको खा क्या देख भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसलिए सबकी आयु के अनुसार बटा हुआ है। जब व्यक्ति जो है मध्यम अवस्था में पहुंचता, हम लोग की अवस्था में पहुंचता है, तो उसका खाना कैसा हो जाता है, ना तो बहुत कम ना तो बहुत ज़्यादा, मीडियम में, संतुलन में चलता है। क्यों? क्योंकि या तो बैठने वाला कार्य है तो भी खाना कम खाना है, वरना गैस बनेगा और जो है हजम नहीं होगा। अगर बहुत अधिक कार्य करने वाला व्यक्ति है तो वो भोजन ज़्यादा ग्रहण करेगा क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। इसलिए सबके आयु के अनुसार, लिंग के अनुसार महिला को कितना भोजन चाहिए। अब अगर पुरुष 4 अंडे खा रहा है तो महिला 4 अंडे नहीं खा सकती, इनफैक्ट वो खा ही नहीं सकती। जैसे आप देखिए कभी अपने हस्बैंड के साथ रात में खाना खाने बैठिए, मैं एक नॉर्मल घर की बात बता रही हूँ, तो पति 4 रोटी खाते हैं, पत्नी 2 रोटी खाती है, बिटिया 1 रोटी खाती है, बेटा 3 रोटी खाता है। तो क्या है, आयु और लिंग के अनुसार बिटिया बेटे में ज़्यादा अंतर नहीं होगा, 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन 50% का अंतर हो गया, 50% से भी कम अंतर हो गया और ज़्यादा अंतर हो गया। पति पत्नी बहुत अंतर नहीं होगा, 2 साल 3 साल 4 साल का अंतर होगा, फिर भी 50% का अंतर आ गया। क्या है ये? लिंग के अनुसार भोजन का बंटवारा हो जाता है, ठीक है। व्यवसाय, व्यवसाय मतलब कि मान लीजिए मेरा बैठने का वर्क है, मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, तो मेरा बैठने का वर्क है, तो मैं 8 रोटी खाऊंगी तो हजम कहाँ होगा। लेकिन अगर मेरा वही भट्ठे पे मैं काम कर रही होती, ईंटा ढो रही होती दिन भर, तो क्या मैं 2 रोटी खा लेती तो क्या मेरा पेट भर जाता? नहीं भरता। तो व्यवसाय से भी जो है आपको पता चलता है कि आप कैसा भोजन करेंगे। उसके बाद में
स्वास्थ्य स्वास्थ्य अच्छा है तो आप अच्छी चीज़ें खा सकते हो। अगर आप बिल्कुल आपका पाचन पोषण सब बढ़िया चल रहा है तो आप ठीक है भैया लाओ आलू पराठा बना है कोई बात नहीं 2 लाओ खा ले। लेकिन अगर आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं है तो क्या आप आलू का पराठा खाओगे? मन तो करेगा लेकिन होगा अच्छा नहीं हम नहीं खाएंगे, मेरे लिए मूंग की खिचड़ी बना दो। मूंग नहीं है मेथी की खिचड़ी बना दो, मेथी नहीं कोई बात नहीं, लाओ दही मट्ठा और जो है चावल खा लेंगे। लेकिन आप क्या करेंगे? स्वास्थ्य के अनुसार भी भोजन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? संतुलित आहार में आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? संतुलित आहार में आ जाती हैं। आइए, संतुलित आहार वह आहार है जिसमें पोषक तत्व अर्थात प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज और वसा उचित मात्रा में विद्यमान रहते हैं। संतुलित आहार ऐसा होता है जिससे शरीर की वृद्धि और क्षुधा क्षुधा मतलब भूख शांत होती है। यह आहार शरीर को निरोगी रखने वाली, क्षतिपूर्ति करने वाला, सभी अंगों को सुचारू रूप से चलाने वाला होता है। कौन? संतुलित आहार। ठीक है, संतुलित आहार हर चीज़ को अंग को चलाता है ढंग से। ज़्यादा कोई चीज़ ले लेते हो आप, इन मान लो सपोज दैट आपने प्रोटीन ज़्यादा ले ली तो क्या हो जाएगा? यूरिक एसिड बढ़ जाएगी, गठिया हो जाएगा। आपने कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लिया, मोटापा भी बढ़ सकता है। आपने फैट ज़्यादा ले लिया तो भी मोटापा बढ़ जाएगा। आपने पानी बहुत ज़्यादा पी लिया तो भी नुकसान करेगा, किडनी काम करना आपकी कम कर देगी या बंद कर देगी। ठीक है, आपने जो है विटामिन बहुत ज़्यादा ले लिया तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं, बहुत लोग विटामिन ई की कैप्सूल लेते हैं। कैप्सूल ले, लेकिन डेली एक कैप्सूल विटामिन ई की नहीं ली जाती है। अगर आज आपने एक ली है तो 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन एक लेंगे, वो भी जो एवियन की 400 की आती है उसकी बात मैं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत अधिक कोई विटामिन भी अगर आप खाते हो तो वो आपके शरीर को नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, विटामिन एक ही कैप्सूल बहुत लोग खाते हैं कि आँख की तबीयत ठीक रहेगी, या तो डॉक्टर रिकमेंड करें। अगर डॉक्टर रिकमेंड नहीं करे, आप अपने मन से ले रहे हो तो उसको इस अनुसार बैलेंस करो कि आपको समस्या ना आए। तो विटामिन भी आप ज़्यादा नहीं खा सकते, ज़्यादा विटामिन खाओगे तो नुकसान करेगा। ठीक है, उसी तरह से आप कोई चीज़ ना बहुत कम खाओ ना बहुत ज़्यादा खाओ। हरी सब्जी नहीं खाना, पीली सब्जी नहीं खाना, लाल सब्जी नहीं खाना, गाजर नहीं खाना, मूली नहीं खाना, साग नहीं खाना, कच्चा आम नहीं खाना, मिर्चा नहीं खाना, पका चीज़ नहीं खाना, फला फल नहीं पसंद, फला चीज़ नहीं पसंद, ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद, ये नहीं पसंद। तो फिर अगर ऐसा करेंगे तो नुकसान तो होना तय है। ठीक है, चले। संतुलित आहार की विशेषताएं क्या होती हैं? पर्याप्त ऊर्जा मिले यानी कि कार्बोहाइड्रेट आपने अच्छा लिया है, पर्याप्त प्रोटीन मिले आपने प्रोटीन भी अच्छी ली है, खनिज लवण मिनरल्स आपने अच्छे लिए हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ये सारी चीज़ें आपने ली हैं बढ़िया। सुरक्षात्मक पोषक तत्व से युक्त आहार आपने अच्छे लिए हैं। ठीक है, जो कि प्रोटीन भी आ जाता है, खनिज लवण भी आ जाता है, विटामिन भी आ जाता है, सब आ जाता है। आयु, लिंग, कार्यादि के अनुसार होना चाहिए। आयु क्या है, लिंग क्या है, कार्य क्या है, मैंने बताया। इसके अनुसार अगर आप भोजन लेते हैं तो संतुलित आहार की ये क्या है? विशेषता है। ठीक है, इसके बाद में क्या है? संतुलित आहार, संतुलित जो आहार है कार्य के अनुसार, अगर हल्का कार्य करने वाली स्त्री है तो उसको 2100 कैलोरी, अगर हल्का कार्य करने वाली स्त्री है तो उसको 2100 कैलोरी चाहिए। लेकिन अगर हल्का कार्य करने वाला पुरुष है तो उसको 2200 कैलोरी चाहिए। अब देखो यहीं पर 100 कैलोरी क्या हो गई? कम हो गई। किसकी? स्त्री की। ठीक है, स्त्री की। ये डाउन एरो मतलब कम, अप एरो मतलब ज़्यादा। अप एरो किसका हो गया? 100 पुरुष का। ठीक है, 100 किसका हो गया? मेल का। ये किसका हो गया? फीमेल का। ठीक, इसके बाद मध्यम कार्य करने वाली स्त्री व पुरुष को 2500 व 3000। स्त्री 2500, मध्यम कार्य मतलब पोछा लगा रही है घर में, झाड़ू लगा रही है, कपड़े हाथ से धुल रही है, सबके लिए खाना बना रही है, कपड़ा फोल्ड कर रही है, कपड़ा फैला रही है, बिस्तर बना रही है। ठीक है, इसके बाद में और जो अपने घर के कार्य हैं उनको करिए, वो मध्यम कार्य है। अब इतना करने वाली महिला, जैसे आज के दौर में फैशन है, कुछ नहीं महिला करेगी लेकिन उसको बर्तन धुलने वाली चाहिए, कुछ नहीं महिला करेगी उसको कपड़ा धुलने वाला चाहिए। क्यों नहीं? क्यों चाहिए? जिस टाइम आपको बर्तन धुलना होता है उस टाइम आप कुछ नहीं करते और आप सुबह शाम टहलने जाते हो। टहलने जाने से अच्छा है आप खुद बर्तन धुल लो, खुद पोछा लगा लो, खुद कपड़े धुल लो। नहीं, उसके लिए काम वाली बाई चाहिए और खुद दोनों टाइम घूमने जाना है। तो
अब ये सब कार्य नहीं करोगे तो कैलोरी कम लेनी पड़ेगी, कैलोरी कम लोगे तभी आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आप बर्तन भी नहीं धुलना, आपको कपड़े भी नहीं धुलना, आपको झाड़ू पोछा भी नहीं करना, आपको कपड़े भी नहीं फैलाना, आपको खाना भी नहीं कम ढंग का नहीं बनाना। रोटी सब्जी बना दिए तो दाल चावल नहीं बनाना, दाल चावल बना दिए तो रोटी सब्जी नहीं बनाना, कभी और कुछ बनाना नहीं है, कभी और कुछ किसी को देना नहीं है, कपड़े प्रेस करने के लिए धोबी के यहाँ डालना है। तो जब ये सारे काम आप नहीं करोगे तो कैलोरी कम लेनी है। कैलोरी कम लेते नहीं हैं औरतें, क्या करती हैं, सुबह भी नाश्ता करना, दोपहर को भी खाना खाना, रात में भी खाना खाना, और बढ़िया वाला खाना, फल भी चाहिए, सलाद भी चाहिए, चटनी भी चाहिए, अचार भी चाहिए, ठीक है, चाय भी चाहिए। तो जब ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा कि मोटापा आएगा, बीमारी आएगी। ठीक है, अगर आप काम कम करते हो तो आप कैलोरी कम लो, काम ज़्यादा करते हो तो कैलोरी ज़्यादा लो। ठीक है, और जो पुरुष है उनको 3000 कैलोरी, जो मध्यम वर्ग का काम करता है। मध्यम वर्ग का काम मतलब जो है एक नॉर्मल काम हो गया, जो है अपना पैदल जाना, अपना ठेकेदार वगैरह है, मध्यम वर्ग का कार्य करते हैं। ठीक है, ये लो। इसके बाद कठिन श्रम करने वाली स्त्री पुरुष को 3036। कठिन श्रम मतलब जैसे काम वाली महिलाएं हैं जो भट्ठे पे काम कर रही हैं, मजदूरी कर रही हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में महिलाओं की मजदूरी घरों में नहीं दिखाई पड़ती, जैसे खेत गोड़ने का, इस सब का। लेकिन जब धान का सीजन आएगा तो धान बैठाएंगी महिलाएं, ठीक है, गोबर पाथेंगी महिलाएं। इसके बाद में घास छीलने का काम महिलाएं करती हैं, हमारे यूपी में करती हैं, मध्य उत्तर प्रदेश में भी करती हैं। मैं गई थी घूमने तो देखा वहाँ भी करती हैं महिलाएं। ठीक है, और मैं नहीं पता और कहीं कि आप लोग होंगे, क्यों नहीं, उत्तराखंड वगैरह में भी पहाड़ी क्या गढ़वाली महिलाएं होती हैं, कार्य करती हैं। इसके बाद केरला वगैरह में भी मैंने देखा है कार्य करती हैं, हर जगह कार्य करती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आपके जो है भट्ठे पे कार्य करती है बेचारी, मतलब क्या बताए, बच्चों को पीठ पे बांध के कार्य करती है। तो ये सारी जो कठिन में कार्य करने वाली महिलाएं हैं उनको 3000, और कठिन कार्य करने वाले मजदूर पुरुष जो है उनको 3600 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ये संतुलित आहार की बात हो रही है। संतुलित आहार के निर्धारक तत्व आयु, लिंग, स्वास्थ्य, जलवायु, विशेष अवस्थाएं, कार्य और शारीरिक जो अनुसार होते हैं। कहने का मतलब है कि जो है जो आपके आपकी संतुलित आहार के निर्धारक कार्य आयु, विविध आयु के वर्गों को विविध प्रकार के संतुलित आहार की आवश्यकता पड़ती है। बाल्यावस्था में किस तरह की शारीरिक उनकी बनावट, उसके विकास के लिए, बाल्यावस्था में उनके विकास के लिए, किशोरावस्था में उनके विकास के लिए, इस तरह से उनको हर आयु हर अवस्था में संतुलित आहार की आवश्यकता पड़ती है। लिंग, पुरुष हो महिला हो, वो किस तरह से, भाई पुरुष 6 फीट का होता है, महिलाएं 5.5, 5, 6, 5, 7, हद 5, 8, बहुत 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 रेयर दिखती हैं 5, 8। तो पुरुष महिला में अंतर हो जाता है उनके खान पान में। स्वास्थ्य, जब व्यक्ति स्वस्थ रहता है उस प्रकार का भोजन, जब व्यक्ति अस्वस्थ रहता है उस प्रकार का भोजन अलग अलग होता है। स्वस्थ है, रोटी सब्जी दाल चावल मटर चना छोला भटूरा समोसा टिकिया सब कुछ खा रहा है। व्यक्ति अस्वस्थ है, तरल पदार्थ ज़्यादा ले रहा है, सूप ले रहा है, जूस ले रहा है, खिचड़ी खा रहा है, दही पी रहा है, मट्ठा पी रहा है, दूध का कम सेवन कर रहा है, तो स्वास्थ्य के अनुसार भोज्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। फिर जलवायु, जलवायु कैसा होता है, हमारे यूपी में, हमारे भारत में, यूपी में नहीं हमारे भारत में जलवायु गर्म होती है। जैसे केरला में, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत, जितने भी जो है अलग अलग जलवायु होती हैं। जैसे आपके दक्षिण भारत में कैसा जलवायु होता है, गर्म, इसलिए वहाँ के लोग काले होते हैं, गर्म होता है। अब वहाँ पर हम लोग गर्म चीज़ जलवायु होता है तो गर्म चीज़ों का सेवन नहीं कर सकते हैं। जहाँ की उत्तराखंड जलवायु ठंडी होती है तो वहाँ पर गर्म चीज़ का सेवन करना पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश मध्यम जलवायु होती है, सर्दी भी पड़ती, गर्मी भी पड़ती, बरसात भी पड़ती। बरसात में लोग पकौड़ी खाते हैं, सर्दी में लोग पराठे खाते हैं, गर्मी में लोग मट्ठा चावल खा रहे हैं, सूखी सब्जी रोटी खा रहे हैं। ठीक है, तो ये जलवायु के अनुसार भोज्य पदार्थ होता है। ठीक है, इसके बाद में विशेष अवस्थाएं, विशेष अवस्थाएं मतलब कि महिला गर्भवती है उसका आहार अलग होगा, महिला धात्री है दूध पिलाने वाली है उसका आहार अलग होगा, महिला जो है काम करने वाली है उसका आहार अलग होगा, महिला घर में बैठने वाली है उसका आहार अलग होगा, बीमार है कोई व्यक्ति उसका आहार अलग होगा, स्वस्थ है कोई व्यक्ति उसका आहार अलग होगा। तो विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार आहार दिया जाएगा। इसके बाद में कार्य
कार्य तो मैंने बताया भाई, किसी का कार्य कम है, किसी का कार्य ज़्यादा है, किसी का कार्य मध्यम है, उसके अनुसार। शारीरिक आकार कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, जिस हिसाब से उसका होगा उस हिसाब से वो भोजन करेगा। तो संतुलित आहार के निर्धारक तत्व होते हैं आयु, लिंग, स्वास्थ्य, जलवायु, विशेष अवस्थाएं, कार्य, शारीरिक आकार, ये सारे होते हैं संतुलित आहार के निर्धारक तत्व। संतुलित आहार के नियोजन हेतु विभिन्न आहार समूह, संतुलित आहार के नियोजन हेतु कुछ आहार समूह बनाए गए हैं, और वो आहार समूह जो होते हैं वो आपके विभिन्न प्रकार के समूह होते हैं। इनकी आवश्यकता विशेष रूप से जानना पड़ता है। इन समूहों को किस प्रकार से किया गया है, इन समूहों को करीब जो है 7 भागों में अभी तक हम लोगों ने देखा है। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है 7 समूह, लेकिन 7 समूह में बांटा गया है एनसीईआरटी के अनुसार, लेकिन अगर स्वामीनाथन ग्रुप आता है तो 11 है। ठीक है, एनसीईआरटी का समूह 7 है। कौन कौन सा? प्रथम समूह में आ जाता है फल, हरी एवं पीली सब्जी। मैं इसका चार्ट आपको दिखा दूं। ये चार्ट आपका है, देखिए ये मैं एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के बुक के अनुसार बता रही हूँ। अभी मैं स्वामीनाथन जी का भी बताऊंगी, बस सुनते रहिए। बार बार कह रही हूँ, पहले पूरी वो वीडियो सुनिए ध्यान से, जो मैं बोल रही हूँ। कोई लिखेगा नहीं, पेंसिल पेन कोई उठाएगा नहीं, सबसे पहले बस ध्यान से सुनते चलिए। जब सुन लेंगे तब दोबारा आप इसको चालू करेंगे और नोट करेंगे जो आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसमें जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में है उसमें 7 समूह दिए हैं। प्रथम समूह विटामिन ए, सी, लौह तत्व और राइबोफ्लेविन, फल, हरी एवं पीली सब्जियां। ठीक है, और खाद्य पदार्थ क्या है इसके? आम, पपीता, मौसमी फल, हरी मटर, सहजन, पुदीना, मेथी, धनिया, शकरकंद, धनिया, मूली, गाजर, सेम, काशी फल, फलियां इत्यादि। ये आपके प्रथम समूह है। प्रथम समूह में विटामिन ए, सी, लौह तत्व और राइबोफ्लेविन आता है। फिर आपका पार्ट 2 यानी द्वितीय समूह क्या है? विटामिन सी है। खट्टे एवं रसीले फल तथा सब्जियां, नींबू, आंवला, संतरा, अमरूद, पत्ता गोभी, सहजन, हरी प्याज इत्यादि। थर्ड समूह, तीसरा समूह क्या है? कार्बोहाइड्रेट फल एवं अन्य सब्जियां, आलू, शकरकंद, चुकंदर, खीरा, बैंगन, अंजीर, सेब, फूल गोभी आदि। ये तृतीय समूह है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट इससे मिलता है। यहाँ पर आलू दिया है, शकरकंद दिया है, यहाँ पर चावल भी होगा। ठीक है, क्या होगा? चावल भी इसमें होगा। चुकंदर, खीरा, बैगन, अंजीर, खीरा में वैसे कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है। ठीक है, बैगन, सेब, फूल गोभी आदि। खीरे में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, खीरे में विटामिन सी भी बहुत होता है। इसके बाद में चतुर्थ आपका क्या है? देखिए चतुर्थ में विटामिन ए लिखा हुआ है। विटामिन ए प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, थायमिन तथा राइबोफ्लेविन। दुग्ध का दुग्धोत्पाद, मतलब विटामिन ए दुग्ध के लिए प्रोटीन, कैल्शियम, दूध इन सब में मिलता है। दूध, दही, मट्ठा, पनीर, खोआ, खोआ मतलब मावा, मावा मतलब जो दूध चढ़ाने के बाद हम लोग को प्राप्त होता है। दूध पाउडर, लस्सी आदि में हम लोग को क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। दूध से इसमें सब हम लोग को कैल्शियम वगैरह भी मिलता है। पांचवा समूह सिर्फ प्रोटीन है, जिसमें मांस, मछली, दाल आदि है। मांस, मछली, अंडा, दालें, सोयाबीन, सूखी मटर, मेवे आदि, ये प्रोटीन का समूह। छठवां समूह विटामिन बी, लौह तथा फास्फोरस, जिसमें अनाज आते हैं, गेहूं, चावल, मक्का आदि। ये विटामिन बी के अंतर्गत रखा गया है चावल को। ठीक है, वहाँ जो मैंने चावल नोट किया वो कार्बोहाइड्रेट के तहत, जो बहुत बड़ा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, चावल। सप्तम समूह है वसा। ठीक है, जिसमें घी, तेल तथा शर्करा, मक्खन, घी, वनस्पति तेल, सरसों आदि ये होता है। अब जो स्वामीनाथन जी का समूह है उसको देख लीजिए। ठीक है, स्वामीनाथन जी का जो समूह है, स्वामीनाथन जी का समूह, यस मतलब स्वामीनाथन जी। ठीक है, इसमें क्या है? सबसे पहले क्रियल्स एंड मिलेट्स। ठीक है, इसमें आपको दालें मिलेंगी, दालें और अनाज मिलेंगे। ठीक है, दूसरा आपका क्या आ जा रहा है? दूसरा आपका आ जा रहा है दाल, सिर्फ दाल, पल्स। ठीक है, जिसको पल्स, ये क्रियल्स मतलब दाल, क्रियल्स मतलब भी दाने होते हैं, दाने, क्रियल्स मतलब दाने होते हैं, अनाज, और मिलेट मतलब जौ। ठीक है, क्रियल्स मतलब अनाज और मिलेट मतलब जौ। कहीं कहीं क्रियल्स दालों को भी लिखा जाता है। ठीक है, पल्सेज मतलब दालें।
इनकी बुक है इंग्लिश में, ठीक है। एक बुक कोई हिंदी में इनकी है, लेकिन वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। मैंने वो हिंदी वाली बुक खुद नहीं देखी है, किसी ने यूट्यूब पर बताया था कि बुक है, उसको कहीं बहुत रेयरली किसी ने लाकर दिया था। उन महिला को मैंने कांटेक्ट भी करने की कोशिश की थी, और लेकिन कांटेक्ट हुआ भी नहीं। मैंने बहुत खोजा, बुक मिली भी नहीं हिंदी में। इंग्लिश की बुक मिली है, इंग्लिश की बुक में समझेंगे। नट्स और ऑयल सील, मतलब कि नट्स आपके आएंगे, ठीक है, जिसमें बादाम, आपके अखरोट ये आ जाते हैं, नट्स आ जाते हैं। और ऑयल सीड्स मतलब आपके तिल के तेल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मेवे, मेवे और आपके वही जो तिल है, सरसों है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तेल वाले बीज मैं लिख देती हूँ, आप समझ लेना, तेल वाले बीज। इसको आप जो है स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि जब मैं पीडीएफ सेंड करूँगी उसमें ये नहीं होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। इसके बाद में आ जाता है वेजिटेबल, यानी कि सब्जियाँ। सब्जियाँ आ जाता है। उसके बाद पांचवा क्या है? पांचवा आपके फ्रूट, फल है। पांचवा फल है। छठवां है मिल्क, दूध और दूध प्रोडक्ट, दूध और दूध से बना पदार्थ। ठीक है। उसके बाद में आ जाता है अंडे। उसके बाद आ जाता है 8 नंबर पर आपका मीट, फिश, एनिमल फूड, ठीक है, मांसाहारी, मांसाहारी, मांसाहारी भोजन। 9 फैट एंड ऑयल्स, मतलब कि चर्बी और तेल। ठीक है। 10वां क्या आ जाता है? 10वां आ जाता है मीठा, मीठा जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, 10वां। और 11वां आपका आ जाता है मसाले। ये इन्होंने दिया है 11 फूड। 11 फूड जो है, इसका विभाजन किया है इन्होंने 11। आपको मैंने 7 एनसीईआरटी वाला बता दिया, 11 इनका वाला बता दिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको और जो पीछे वाला था उसको, दोनों को स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, हम लोग चलते हैं, ठीक है। देखिए मैंने वो 7वां सप्तम समूह बता दिया। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग कि किस अवस्था में कैसा आहार चाहिए। विभिन्न अवस्थाओं में संतुलित आहार। अपने जीवन में विविध प्रकार की अवस्थाएं हम लोग जीते हैं। पैदा हुए तो बिल्कुल शैशवावस्था, उससे बड़े तो पूर्व बाल्यावस्था, उससे बड़े बाल्यावस्था, उससे बड़े हुए उत्तर बाल्यावस्था, उससे बड़े हुए पूर्व किशोरावस्था, उससे बड़े हुए किशोरावस्था, उससे बड़े हुए तो हम लोग आज आ गए यौवनावस्था में, ठीक है। तो इस अवस्थाओं को हम लोग जीते हैं। शैशवा अवस्था में जब बच्चा होता है तो 0 से 6 माह का जब बच्चा होता है उसको 120 ग्राम कैलोरी तथा 7 माह से, मैं थोड़ा पतला करूँगी इसको,
जब 7 माह से 1 वर्ष तक का बच्चा होता है तो 108 ग्राम कैलोरी की आवश्यकता होती है। ये बिटिया हो या बेटा हो, बात एक ही है, दोनों को इतना आहार चाहिए होता है। बाल्यावस्था में जब बच्चा पहुंचता है तो 1 से 12 वर्ष तक के बच्चों को आयु बाल्यावस्था में मानी जाती है। इसी को हम लोग उत्तर, इसी पूर्व, बीच वाला, मध्य और उत्तर तीनों को की। जब टीन एज आती है 13 तो यहाँ से किशोरावस्था लग जाता है। कहीं कहीं आपको 12 वर्ष से किशोरावस्था देखने को मिलेगा, कहीं कहीं 13 वर्ष से, लेकिन कहीं कहीं नहीं देखने को मिलेगा। किसी किसी जो है थिंकर्स ने लिखा हुआ है, जैसे पियाजे ने कुछ और लिखा, स्किनर ने कुछ और लिखा, हरलॉक ने कुछ और लिखा, कोहलवर्ग ने कुछ और लिखा, जो है कोएन क्रो ने कुछ और लिखा। ऐसे लिखा अलग अलग है एक दिया अलग अलग नहीं है। कहीं ये मत सोचिएगा दिया ही कहीं अलग अलग है। दिया तो वही है कि टीन एज मतलब किशोरावस्था, ठीक है। लिखने की बात है, लोग लिखे क्या क्या है उसकी बात हो रही है, ठीक है। चले, इसके बाद में 1 से 3, हाँ, बाल्यावस्था कहलाती है। 1 से 3 वर्ष तक 95 कैलोरी प्रति किलोग्राम, मतलब कि अगर बच्चा 1 किलो का है तो 95, 2 किलो का है तो उसी में और जोड़ देंगे, 3 किलो का है उसी में और जोड़ देंगे, प्रति किलोग्राम 1 से 3 साल के बच्चे को 95 शारीरिक भार तथा 22 ग्राम प्रोटीन तथा 4 से 6 वर्ष में 75 किलो प्रति कैलोरी शारीरिक भार तथा 30 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन की आवश्यकता। कहा जा रहा है कि जो आपकी प्रति किलोग्राम, अगर जो है बच्चा 1 से 3 वर्ष का है तो 95 अगर 1 से 3 साल का बच्चा है, 1 से 6 साल का बच्चा है, अरे 1 से 3 साल का, तो 1 साल का बच्चा जो होगा प्रति वर्ष प्रति किलोग्राम, मतलब कि अगर बच्चा 3 किलो का है तो 1 किलोग्राम आपको जो है उसी में 95 का कितना कर देना है, आपको 190 ग्राम कैलोरी उसको देनी है, ठीक है। इस तरह से आप इसको जोड़ते जाएंगे, 95 में 190 ही होगा, ठीक है। उसके बाद में शारीरिक भार 30 ग्राम प्रोटीन, मतलब जितना उसका शारीरिक भार है उसके अनुसार उसको 30 ग्राम प्रोटीन देना है, ठीक है। तो उसको शारीरिक भार नहीं, जितना उसका जो है डेली का जो उसका प्रोटीन का जो रूटीन होगा 30 ग्राम। जब बच्चा 1 से 3 वर्ष का होगा तो उसको प्रोटीन 22 ग्राम प्रतिदिन देना है। अगर बच्चा 4 से 6 वर्ष का होगा तो उसको 30 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन देना है। बच्चे की जो कैलोरी होगी वो उसके वेट के अनुसार होगी। अगर बच्चे का वेट 3 किलो है तो प्रति किलो 95 कैलोरी बच्चे को देनी है, प्रति किलो 95। और अगर बच्चा आपका जो है 4 से 6 वर्ष का है तो प्रति किलो 75 कैलोरी उसको। इसके बाद में आपका क्या जाता है, विद्यालय जाने वाले बच्चे हो तो 1500 से 3000 कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। अभी आप सोचो कि महिला और पुरुष में इतना अंतर, बच्चे में तो इतना ज़्यादा कैलोरी क्यों? क्योंकि जो बच्चा होता है ना वो बहुत क्रियाशील होता है, उसको बर्तन मांजने के लिए माहिरिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो बर्तन मांजने के लिए, उसको जो है खाना बनाने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए किसी मेड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी नौकरानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बच्चा जब वो चलना शुरू करता है तब से लेके और जब तक वो मतलब अपने किशोरावस्था की एज को पार करता है तब तक वो चलता ही रहता है, ठीक है। वो तो जब शादी ब्याह हो जाती है महिलाओं की तो वो थोड़ा सा काम करने से ढीला अपने आप को महसूस करने लगती हैं, बच्चे नहीं करते, ठीक है। स्कूल जा रहे हैं, हो हल्ला चिल्ल पो, इसके बाद में मार धाड़ लड़ाई, पैदल जाना, दौड़ना धूपना, हे भगवान। बच्चों का तो आप सबके घर में बच्चे होंगे, सबको पता होगा, ठीक है। विद्यालय जाने वाले बच्चे को 1500 से 3000 कैलोरी ऊर्जा चाहिए होती है। किशोरावस्था 12 से 13 वर्ष की आयु से 18 से 19 वर्ष की आयु के काल को किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। किशोर और किशोरियों की अपेक्षा अधिक आहार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। किशोरियों की अपेक्षा अधिक आहार चाहिए होता है, इसीलिए जो है 7 से 9 वर्ष के बालक या बालिकाएं होती हैं उनको 27 किलोग्राम यानी कि 19.50 कैलोरी चाहिए और प्रतिदिन 21 ग्राम प्रोटीन चाहिए, ठीक है। वहीं मैं इसको लिखूंगी, जब आपका 7 से 9 वर्ष का लड़की हो या लड़का, इसलिए मैं कोई वो नहीं लिख रही हूँ, लड़की हो लड़का, उसको 27 किलोग्राम उसका वेट होना चाहिए, 1950 ग्राम उसकी कैलोरी होनी चाहिए, ठीक है, और 41 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है, लड़की हो या लड़का। इसके बाद 10 से 12 वर्ष का लड़की हो या लड़का, उसका वजन 32 किलोग्राम होना चाहिए
उसका कैलोरी कितना होनी चाहिए, 1970 ग्राम होनी चाहिए कैलोरी, ठीक है। उसके बाद में 57 ग्राम उसको क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आपका जो है ये बालिका के लिए है, गर्ल्स के लिए है, ठीक है, ये गर्ल्स के लिए है। फिर बॉयज़ के लिए क्या है, बॉयज़ अगर है तो उसको 35 ग्राम वजन उसका होना चाहिए लड़के का, ठीक है, और ये आपकी एज उसकी उतनी ही होगी। और उसको जो कैलोरी चाहिए वो 2190 कैलोरी चाहिए। जो लड़कियों को 1970 चाहिए थी, वो लड़कों को 2190 चाहिए। और साथ ही साथ 54 ग्राम उसको प्रोटीन चाहिए, किसको, लड़के को। लड़की को कितनी चाहिए थी, 57, लड़के को कितनी चाहिए, प्रोटीन 54 ग्राम चाहिए, मतलब लड़कियों की ज़्यादा आवश्यकता होगी प्रोटीन की। इसके बाद जब लड़कियां बढ़ेंगी तो उनको आयरन की मात्रा, हर वर्ग में फिर आयरन की मात्रा लड़कियों को ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उनका मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है इसलिए, ठीक है। अच्छा, अब ये हम लोग इतना समझ लिए। अब प्रौढ़ावस्था की बात आ गई। प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था के मध्य की अवस्था को कहा जाता है। आईसीएमआर द्वारा प्रौढ़ व्यक्तियों की क्रियाशीलता के आधार पर 3 वर्ग निर्धारित किए गए हैं। उन्हें कम क्रियाशील वर्ग, मध्यम क्रियाशील वर्ग, अत्यधिक क्रियाशील वर्ग को कहा जाता है, बांटा गया है। और मैंने बता दिया कार्य करने की क्षमता और स्थिति। जब आपको पीडीएफ प्राप्त होगा तो आप उसको जरूर देखिएगा, नहीं तो आप दोबारा एक बार वीडियो देखिएगा, सिर्फ सुनने की आवश्यकता है, आपको पता चल जाएगा। इसके बाद में आपका क्या आ जाता है, गर्भावस्था आ जाती है। गर्भावस्था में क्या करना है, देखिए, गर्भावस्था में आईसीएमआर के अनुसार 300 कैलोरी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके बाद में स्तनपान कराने वाली स्त्री को 700 कैलोरी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये जो 300 है, ये 350 भी हो सकता है, वैसे मुख्यतः 300 ही होता है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, कैल्शियम के आहार में सामान्य दिनों से 500 किलोग्राम प्रतिदिन अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता होती, किसको, जो स्त्री स्तनपान करवाती है, ठीक है। जो स्त्री क्या करवाती है, स्तनपान करवाती है, उसकी बात हो रही है, क्योंकि वो दूध पिलाती है, दूध में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। श्रमिक के लिए संतुलित आहार, श्रमिक वर्ग के लिए 3400 से 3900 कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, मतलब कि 3400 से लेकर 3900 तक को जो श्रमिक हैं, श्रम करने वाले, श्रम मतलब मेहनत करने वाले, घोड़ा गाड़ी करने वाले, या जो है ईंटा ढोने वाले, या मजदूर का जो होते हैं, वो इन लोगों को, ठीक है। इसके बाद अल्प पोषण। अल्प पोषण का क्या मतलब होता है, तो अल्प पोषण शारीरिक वृद्धि, टूट फूट, रख रखाव इत्यादि के अनुरूप व्यक्ति को पोषण प्राप्त नहीं होता, तो यह अवस्था अल्प पोषण की अवस्था कहलाती है। हम लोगों ने उस दिन देखा था इसको, जब पोषण का पाठ पढ़ा था तब। कुपोषण, शरीर को अपर्याप्त पोषण तथा भोजन में पोषक तत्वों के अभाव को कुपोषण कहते हैं, ये भी सबको पता है। कुपोषण के कारण भी सबको पता है, आर्थिक स्थिति, अज्ञानता, जागरूकता का अभाव, गरीबी, जनसंख्या, सारी चीज़ें, ठीक है। ओकेसिटी क्या होता है, ओकेसिटी कुपोषण का वह रूप है जो आवश्यकता से अधिक मात्रा में आहार ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप होता है। ये अत्यधिक पोषण वाला जो है कुपोषण है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ओकेसिटी। ये गलत लिखा है, यहाँ पर होना चाहिए ओबेसिटी। क्या होना चाहिए, ओबेसिटी, ठीक है, ओबेसिटी, ठीक है। यहाँ पर जो के है, यहाँ पर आपको क्या करना है, बे कर देना है, ओबेसिटी। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, यह आवश्यकता से अधिक मात्रा में संतृप्त वसा ग्रहण करने का परिणाम स्वरूप होता है, मतलब कि जो हम लोग आपके वो लेते हैं, क्या बोलते हैं, घी, डालडा, रिफाइंड, ये इसको जो है नुकसान पहुंचाता है, किसको, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है बोलते हैं। इसके बाद में आपका क्या हो जाता है, हाइपरविटामिनोसिस। हाइपरविटामिनोसिस मतलब कि हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, हाइपो मतलब होता है कम। हाइपरविटामिनोसिस का मतलब क्या होता है, आवश्यकता से अधिक आहार ग्रहण करने, विटामिन ए डी की आवश्यकता से अधिक ग्रहण करना होता है। जब हम लोग कोई विटामिन बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि संतुलित आहार का मतलब होता है हर चीज़ संतुलित ना, इसमें विटामिन भी आता है। जब हम लोग कोई विटामिन बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो हम लोग क्या हो जाता है, हाइपरविटामिनोसिस हो जाता है, जो बहुत नुकसानदायक होता है, ठीक है। इसके बाद में आपका क्या आ जाता है, विटामिनोसिस हो गया,
अब ये देखें किस आयु वर्ग को कितनी कैलोरी चाहिए, देख लीजिए मैं यहाँ पर लिख क्या रखी हूँ, फोटो लगा रखी हूँ। क्या है, 1 से 2 वर्ष तक को 1200 कैलोरी बालक, 1200 कैलोरी बालिका। 1 से 3 वर्ष को 1400 कैलोरी बालक, 1400 कैलोरी बालिका। 3 से 5 वर्ष 1600 कैलोरी बालक, 1600 कैलोरी बालिका। 5 से 7 वर्ष 1800 कैलोरी बालक, 1800 कैलोरी बालिका। 7 से 9 वर्ष 2000 कैलोरी बालक, 2000 कैलोरी बालिका। 9 से 12 वर्ष 2000, 2200 कैलोरी बालक, 2200 कैलोरी बालिका। ठीक है, उसके बाद में 13 वर्ष जहाँ आ जाता है वहाँ से 2000 बच्ची और 2200 बच्चा। 16 से 18 3000 बच्ची और 2200 बच्चा। गर्भवती स्त्री जितना भी हो, ठीक है, 2000 मान लो उसका है तो उसमें 300 प्लस कर लेना है। जो कैलोरी यहाँ पर सामान्य दी रहती है उसी से +3। स्तनपान जो यहाँ पर कैलोरी दी है उसी का +3, ऐसे हो जाता, जो कैलोरी यहाँ दी है उसका +3 यहाँ पर हो जाता है। ये कैलोरी ऊर्जा होती है। ठीक है, क्या है ये कि कार्य के आधार पर व्यक्ति के लिए औसत कैलोरी की आवश्यकताओं को निम्नांकित तालिका के द्वारा देखा जा सकता है। कार्य करने वाली, हल्का कार्य करने वाली 2100 कैलोरी स्त्री और 2200 कैलोरी पुरुष। 8 घंटे कार्य करने वाली 2500 कैलोरी स्त्री और 3000 कैलोरी पुरुष। कठिन श्रम करने वाली, ये 8 घंटे कार्य करने का मतलब मध्यम हो गया। ठीक है, कठिन श्रम करने वाले के लिए 3000 कैलोरी महिला और 3600 कैलोरी पुरुष। यहाँ एक चीज़ आप सही कीजिए, ये जो यहाँ पर 2300 लिखा हुआ है ना, ये 23000 मतलब 2300, यहाँ पर लिखिए 2400। इतनी कैलोरी चाहिए गर्भवती स्त्री को। ठीक है, 2400, क्योंकि 2100 सामान्य कैलोरी है। ठीक है, इसको थोड़ा सही कीजिए। ठीक है, सही ये कीजिए कि जो ये 16 से 18 वर्ष कैलोरी 3000 लड़कियों का लिखा है, ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है। ठीक है, ये लड़कियों का होगा 2100। क्या होगा, 2100 कैलोरी। ठीक है, और आपका ये यहाँ 2100 होगा। ठीक है, ये 2100 कैलोरी होगा और गर्भवती स्त्री का 2400 ये कैलोरी होगा। ठीक है, और स्तनपान करने वाली स्त्री को, कराने वाली स्त्री को, इनकी कैलोरी को हम लोग गणना बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन स्तनपान कराने वाली स्त्री को और कैलोरी चाहिए होती है। ठीक है, तो जो लड़कियां होती हैं उनको 2100 और जो लड़के होते हैं ना उनको 2400। यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, ये जो NCERT की बुक है ये इसमें गलत छपा हुआ है। प्लीज़ इसको एक बार आप लोग सही कीजिएगा, मैं वही कन्फ्यूज़ हो गई कि यहाँ पर ये गलत हो गया। ठीक, क्या है, 16 से 18 वर्ष की बच्ची को 2100 और बच्चे को, आपके जो बच्चा है मतलब लड़का है उसको 2400 और जो गर्भवती स्त्री है उसको 2400 कैलोरी, यानी कि +300 चाहिए। और स्तनपान धात्री महिला है जिसको कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, चलें, समझ गए होंगे। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गलत हो जाती हैं और फिर हम लोग जो है समझ नहीं पाते हैं उसका क्या, बाद में गलत हो जाता है तो फिर सोचना पड़ता है। ये क्या है कि पर्याप्त आहार एवं संतुलित आहार में अंतर क्या होता है। पर्याप्त आहार और संतुलित आहार में अंतर ये आपको दिखाना चाह रहे हैं। संतुलित आहार जिसे जानने के लिए तालिका बनाई गई है। आटा, आटे से बने पदार्थ, आलू, शकरकंद, अन्य सब्जियां, ठीक है, चीनी, शक्कर, गुड़, शरबत, शहद आदि, कार्बोज, शक्कर, बर्फ़, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग को क्या करनी चाहिए, लेनी चाहिए। और अगर ये सारी चीज़ें हम लोग बराबर मात्रा में लेते हैं तो क्या होता है कि हम लोग बहुत ही शुद्ध संपूर्ण भोजन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को मेरे ख्याल से अब संतुलित आहार में कुछ नहीं बचा है, सिर्फ बचा है RDA। ठीक है, सिर्फ क्या बचा है, RDA। इसको एक बार प्लीज़ दोबारा से सही कीजिएगा। मैं इसको जो है बता रही हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा आपका साफ़ करूँगी और इसको साफ़ करके बताऊँगी, साफ़ कर करूँगी, साफ़ तो कर ही चुकी हूँ जो करना था। ठीक है,
ये आपका जो लड़का होगा इसका 2400 और जो लड़की होगी 2100, ठीक है। और जो गर्भवती महिला होगी 2100 से प्लस 300 यानी कि उसको 2400 कैलोरी चाहिए, ठीक है। और गर्भवती महिला को इससे प्लस 300 या 350 या 3000 तक की कैलोरी गर्भवती महिला को दी जा सकती है, ठीक है। तो ये आपके, और यहाँ ऊपर सब सही है, ऊपर में सब सही है आपका, लेकिन आपका यहाँ से गलत कर दिया है इसने। 2000 यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर 2200 दे दिया, यहाँ पर 2100 होगा, यहाँ पर 2000 होगा। इसके बाद में यहाँ पर 2100 होगा, यहाँ पर 2400 होगा। इसके बाद में यहाँ पर 2400 होगा, यहाँ गर्भवती स्त्री का 2400 होगा। फिर स्तनपान धात्री करवाने वाली जो महिला होगी उसका 2800 से 3000 होगा। ये इसका जो है होना चाहिए था। तो संतुलित आहार का मतलब यही होता है। हम लोगों ने संतुलित आहार का मतलब समझा। कहीं भी कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ बताइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। और आपको ये जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ को प्राप्त कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट आपके क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।